मोस्ट वेलकम टू जॉइन दिस सेशन। आज के सेशन में बात करेंगे हम एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस के बारे में। ये सेशन आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। इसके टाइप्स भी देखेंगे और एग्जांपल के साथ भी समझेंगे। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। सबसे पहले हम एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस का डिफिनीसन देखते हैं, उसे समझते हैं होता है क्या एक्चुअली। एंडोजेनिक फोर्सेस को पहले देखते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। द फोर्सेज विच एक्ट इंटीरियर ऑफ द अर्थ, यानी कि कुछ ऐसे बल जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में कार्य करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, एंडोजेनिक फोर्सेस। अब एग्जांपल के लिए आपको दिख रहा है अर्थक्वेक, एक एग्जांपल और ले सकते हैं आप, क्या, वोल्केनोस। ठीक है, तो ये क्या है बताइए। ये ऐसे बल हैं जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या करते रहते हैं, कार्य करते रहते हैं। ठीक है, अब उसकी वजह से क्या होता है, चलिए हम इसको स्केच कर लेते हैं। ठीक है, ओके, ये अगर हमारी पृथ्वी का ऊपरी हिस्सा है, ठीक है, ठीक है, पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट कहते हैं, इसने ब्लू कलर ऊपरी हिस्से को लिया और हम क्या करते हैं, इसके कोर को बना लेते हैं। ये हो गया पृथ्वी का कोर, ठीक है, और ये हो गया मैग्मा, यानी कि रेड कलर में बना हुआ मेंटल। ठीक है, और ये हमारा ऊपरी वाला हिस्सा क्या हमने माना, लिथोस्फीयर। ठीक है, लिथोस्फीयर के जस्ट नीचे क्या है, क्रस्ट। इसको हम थोड़ा सा लिख लेते हैं, आसान होगा। क्रस्ट हो गया, ये हो गया क्या, मेंटल। ठीक है, और इसके यहाँ पे ये क्या हो गया, कोर। ठीक है, और ये हमारा ऊपरी वाला हिस्सा क्या है, लिथोस्फीयर, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्थलमंडल भी बोलते हैं। ठीक है, लिथोस्फीयर। ओके, तो चलिए अब देखते हैं कैसे प्रभाव डालता है। अब ये जो फोर्स, मान लीजिए अर्थक्वेक जनरेट हो रहा है, वोल्केनो जनरेट हो रहा है, अब इसके पीछे का क्या कारण है, आखिर ये घटना घटित ही क्यों हो रहा है, ये फोर्सेज जनरेट ही क्यों हो रही हैं, उसके पीछे का कारण समझने के लिए मैं आपको कुछ चीज़ बोल रहा हूँ। ठीक है, कुछ बातें, कुछ तथ्य, उन्हें ध्यान से सुनिए। ठीक है, ये जो आपको ऊपर ये मेंटल वाला हिस्सा दिख रहा है, यहाँ पे बहुत सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स पाए जाते हैं। ठीक है, वो उनकी वजह से भी फोर्स जनरेट होता रहता है, पहले ये बात याद रखिए। दूसरी बात, यहाँ पे जो ये आपको मैग्मा दिख रहा है ना, तो उसमें रोटेशनल मूवमेंट होता रहता है। अब आपको भी पता है कोई भी चीज़ अगर रोटेशनल मूवमेंट करती है तो उसमें एनर्जी डेवलप होता है ना, और जिसकी वजह से एक फोर्स यानी कि एक बल भी जनरेट होता है और वो कार्य करता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये मूवमेंट हो रहा है और पृथ्वी, सूर्य और क्या चंद्रमा के प्रभाव में जो मतलब टाइडल इफेक्ट आपको ऊपरी हिस्से में देखने को मिलता है, तो यहाँ पे टाइडल फ्रिक्शन भी देखने को मिलता है। उसकी वजह से भी यहाँ पे क्या होता है, एक फोर्स यानी कि एक थ्रस्ट जनरेट होता रहता है। ठीक है, एक चीज़ और याद रखिए, जो प्रीमॉर्डियल हीट था, जैसे जब पृथ्वी बन रही थी, ठीक है, उस समय भी कुछ यहाँ पे ऊष्मा संचित है इस हिस्से में। ठीक है, अब ये सारी मतलब ऊर्जाएं क्या करती हैं, एक थ्रस्ट का काम करती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, आपने अगर पढ़ा हो हैरी हैस का नियम, तो उसमें आपको एक, जब प्लेट टेक्टोनिक्स थियरी पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा एक। ठीक है, और हैरी हैस का सी स्प्रेडिंग फ्लोर का भी एक सिद्धांत है, उसे पढ़ेंगे तो चीज़ें समझ में आएंगी। यहाँ पे मैं थोड़ा क्लियर करता हूँ। ये जो मैग्मा है, जैसे मान लीजिए यहाँ से मैग्मा उठी, ठीक है, फोर्स के प्रभाव में गर्म है, आके इस लेयर को टकरा रही है बार बार। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या होगा, वो लेयर कमज़ोर होगा और क्या होगा, डिस्प्लेस्ड होगा, ये इधर को आएगा और ये इधर को, और यहाँ पे क्या है, एक मतलब कमज़ोर परत बनती जाएगी, और जिसकी वजह से एक समय आने के बाद क्या होगा, यहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन हो जाएगा अचानक से। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगी, वोल्केनिक इरप्शन, और यहाँ पे लावा फट के निकलने लगेगा। ठीक है, अब उसकी वजह से क्या होगा उसे समझते हैं। ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर का उद्देश्य क्या है, अगर ये लिथोस्फीयर की हम बात करें तो लिथोस्फीयर में क्या होगा, अगर ये ऊपरी परत है, अगर मान लीजिए वोल्केनो फटा तो ऐसे स्ट्रक्चर वहाँ पे बनेंगे, ऐसे बनेंगे, है ना। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे ये वोल्केनो इरप्ट हुआ, मैं इसको फिर से स्केच कर देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे क्या है, ये वाले हिस्से को यहाँ पे मैं कर रहा हूँ ड्रा, अगर यहाँ पे वोल्केनो इरप्ट हुआ तो इसके अलावा यहाँ पे ऐसे फैलेंगे, है ना, और इस साइड में भी फैलेंगे, तो आपको क्या मिल रहा है, एक स्ट्रक्चर प्राप्त हो रहा है, यानी कि जो ऊपरी स्ट्रक्चर है इसमें परिवर्तन आपको देखने को मिल रहा है ना। तो ये क्या हो गया, एंडोजेनिक फोर्सेस के प्रभाव में, यानी कि वोल्केनो के प्रभाव में, इसके स्थलाकृति में यानी लिथोस्फीयर में क्या आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है, और इससे क्या हो रहा है, इसका निर्माण हो रहा है, नष्ट नहीं हो रहा है, निर्माण हो रहा है। इसलिए एंडोजेनिक फोर्सेस को कंस्ट्रक्टिव फोर्सेस भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव फोर्सेस।
ठीक है, एंडोजेनिक फोर्सेस के बारे में इतना पर्याप्त है, क्योंकि अब जब हम इसको और डिटेल में देखेंगे तो ये ऑप्शनल का मैटर हो जाएगा। जब हम इसको डिटेल में देखेंगे तो एंडोजेनिक में भी हम क्या देखेंगे, डायस्ट्रॉफिज्म देखेंगे, कैटास्ट्रॉफिज्म अभी देख लेंगे थोड़ा सा, पहले एग्जांपल समझ लीजिए और इतना समझने के बाद, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं क्या, थोड़ा सा समझते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस के बारे में। एक्सोजेनिक फोर्सेस क्या होती हैं? द फोर्सेस विच एक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, मतलब वो बल, ये मान लीजिए पृथ्वी है ना, ये उसका ऊपरी हिस्सा है, यहाँ पे क्या है, पेड़ है, पर्वत है ना। अब इसके ऊपरी हिस्से में जो फोर्सेज एक्ट करती हैं उनको हम क्या कहते हैं, एक्सोजेनिक फोर्सेज, ठीक है, यानी कि बाह्य बल, ठीक है, जो मतलब बहिर्जनित बल बोल सकते हैं, और एंडोजेनिक को हम अंतर्जनित बोलते हैं, ठीक है। तो जो मतलब बाहरी स्ट्रक्चर को नष्ट करने में या फिर तोड़ फोड़ करने में कार्य करती हैं, यानी कि डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस भी बोलते हैं, और इनको एंडोजेनिक फोर्सेस को कंस्ट्रक्टिव फोर्सेस बोलते हैं। ये चीज़ें आपको दोनों में अंतर पता हो, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। अब उसमें क्या है, सी वेब्स एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। ये मोटा मोटी हमने समझ लिया एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस को। अब हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे, ठीक है। एंडोजेनिक फोर्सेस तो आपने समझ लिया है, लेकिन एंडोजेनिक फोर्सेस का भी हम देख लेते हैं थोड़ा सा, क्या थोड़ा सा इसका कैटेगरी देख लेते हैं, टाइप्स देख लेते हैं, ठीक है। बाकी चीज़ें तो आपने समझ ली है, बहुत आसान हो गया आपके लिए, थोड़ा सा आप डिफरेंस आप कर पाएँ, ठीक है। तो ये दो प्रकार की होती हैं, एक को बोलते हैं हम डायस्ट्रॉफिज्म और एक को बोलते हैं कैटास्ट्रॉफिज्म, ठीक है। अभी तक आपने जो एग्जाम्पल में समझा है वो कैटास्ट्रॉफिज्म का प्रभाव था, ठीक है। ये क्या होता है, डायस्ट्रॉफिज्म, ठीक है, और ये होता है कैटास्ट्रॉफिज्म। थोड़ा सा क्लियर नहीं होगा लेकिन मैं आपको पढ़ देता हूँ, DIASTROPHISM ठीक है, कैटास्ट्रॉफिज्म और डायस्ट्रॉफिज्म। अब इसमें थोड़ा सा अंतर कर लेते हैं, क्या है वो देख लेते हैं अंतर, कलर चेंज करते हैं, ठीक है। डायस्ट्रॉफिज्म भी दो प्रकार का होता है और ये बड़ा स्लो प्रोसेस होता है, ठीक है। एंडोजेनेटिक फोर्सेज में जब हम क्या पढ़ेंगे, जैसे किसी भी स्थलाकृति पे जो प्रभाव पड़ता है, ठीक है, वो किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है, ठीक है, तो ये बड़ा स्लो पड़ता है, वेरी स्लो, ठीक है। और ये क्या है, सडन मूवमेंट, मतलब अचानक से प्रभाव डालता है ये, ठीक है। अभी जो हमने देखा था अर्थक्वेक और वोल्केनो, वो क्या थे, कैटास्ट्रॉफिज्म के हिस्से थे, और क्या थे, एंडोजेनिक फोर्सेस के एक अंश थे, ठीक है, एक हिस्से में काउंट होते हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं डायस्ट्रॉफिज्म क्या होता है एक्चुअली, ठीक है। ये डायस्ट्रॉफिज्म भी अगर आप देखें वेरी स्लो प्रोसेस होता है, ये आपने देख लिया। ये भी दो प्रकार, तो इसके भी दो डिवीज़न होते हैं, ठीक है। अब उन डिवीज़न को भी थोड़ा देख लेते हैं कौन कौन से। अगर इनका भी डिवीज़न करें हम तो एक को बोलते हैं इपियोजेनिक और एक को बोलते हैं ओरोजेनिक। EPEIROGENIC, ठीक है, और क्या है OROGENIC, ओरोजेनिक। ए फोर्सेज आप यहाँ पे समझ लीजिए कि फोर्सेज लिखा हुआ है, ठीक है। अब इपियोजेनिक क्या होता है, इपियोजेनिक फोर्सेज जो इसके अंतर्गत आती हैं डायस्ट्रॉफिज्म के अंतर्गत, ये क्या करती हैं, ये कॉन्टिनेंट बिल्डिंग में हेल्प करती हैं, ठीक है। जो महाद्वीप का निर्माण होता है, ठीक है, वो किसके प्रभाव में होता है, इपियोजेनिक फोर्सेस के प्रभाव में। यहाँ पे हम कॉन्टिनेंट लिख दे रहे हैं, कलर चेंज करके, कलर क्या रखें, इट शुड बी लाइक ओके ब्लू। हम यहाँ पे लिखते हैं क्या, कॉन्टिनेंट, यानी कि जो इपियोजेनिक फोर्सेज हैं वो कॉन्टिनेंट फॉर्मिंग में हेल्प करती हैं, और जो ओरोजेनिक फोर्सेज हैं वो माउंटेन बिल्डिंग में हेल्प करती हैं, ठीक है, माउंटेन फॉर्मेशन। यहाँ पे यहाँ एमटी को माउंटेन समझ लीजिए, ठीक है, ये माउंटेन फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको अंतर पता होना चाहिए। और जो कैटास्ट्रॉफिज्म है ये अर्थक्वेक और सडन वोल्केनो इसके एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। जो अभी हमने समझा था ना, अर्थक्वेक और क्या था, अर्थक्वेक और वोल्केनोस था ना, तो इन दोनों के प्रभाव में जो लैंडफॉर्म बनते हैं वो कैटास्ट्रॉफिज्म जियोमॉर्फिक प्रोसेस के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफरेंस जब जियोमॉर्फिक प्रोसेस देखेंगे तो उसको डिटेल में करेंगे। अभी फ़िलहाल इतना ही।
इंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस के बारे में, ठीक है। तो इंडोजेनिक आपने समझ लिया क्या है, कितने प्रकार हैं, कैसे हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे क्या एक्सोजेनिक फोर्सेस। ओरोजेनिक फोर्सेस में भी टेंशन और फिर कंप्रेशन वर्क करता है माउंटेन बिल्डिंग में। जब टेंशन की वजह से क्या होता है, कोई लैंड जब मतलब ऐसे किसी लैंड पे टेंशन पड़ती है तो वो फॉल्टिंग का नेचर शो करता है, कंप्रेशन पड़ता है तो फोल्डिंग का नेचर शो करता है ना। वो डिटेल पार्ट हो जाता है, उसको हम बाद में करेंगे, अभी केवल बस इतना ही, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम एक्सोजेनिक फोर्सेस। एक्सोजेनिक फोर्सेस को तो हमने समझ लिया था, ठीक है। अब इसमें कुछ एग्जांपल देख लीजिए। वहाँ पे केवल आपने सी वेब्स देखा था, ठीक है। ये जो आपको दिख रही हैं यहाँ पे, जो आपको सी वेब्स की वजह से ये जो आपको इरोजन दिख रहा है, ठीक है, सिर्फ इतना ही दिख रहा है। अदर भी एग्जाम्पल हैं किसके, एक्सोजेनिक फोर्सेस के प्रभाव के, ठीक है। देख लीजिए क्या है। अब यहाँ से जब ग्लेशियर पिघल के आता है तो यहाँ आसपास में जो रॉक्स होती हैं उनको काट के बहा ले जाता है, ठीक है। ये हो गया इसका इरोजनल प्रॉपर्टी, है ना। क्या है इरोजन भी, एक क्या है बताइए, एक्सोजेनिक फोर्स है, ठीक है, जो ग्रेविटी और जो विंड ब्लोइंग के इफेक्ट में क्या होता है, वर्क करता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए समुद्र की जो धाराएं हैं, सी वेब्स, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, वो क्या कर रही हैं, इसका कटाव कर रही हैं, इरोजन कर रही हैं। इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये जो लैंड स्ट्रक्चर बना हुआ है डिस्ट्रक्ट हो रहा है। इसीलिए तो बोलते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस को क्या, डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस, ठीक है। यानी कि विनाशकारी बल जो क्या करती हैं, ऊपरी वाले स्ट्रक्चर को बिगाड़ती रहती हैं, है ना। तो ये रहा अदर एग्जाम्पल। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे फिजिकल विदरिंग हो रही है। क्या हो रही है, विदरिंग, ठीक है। सी वेब्स, मास वास्टिंग, विदरिंग, इरोजन, डिपोजिशन किसके हिस्से हैं, एक्सोजेनिक फोर्सेस के, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, देखिए ये पत्थर इतना बड़ा है और ओपन एटमॉस्फेयर में क्रैक हो गया, कैसे हुआ बताइए। इसमें क्या हुआ, ठंडी हुई, है ना, रात हुई तो क्या हुआ, टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है। अब टेम्परेचर डिफरेंस के लगातार प्रभाव में ये आ रहा है। ठंडी का दिन आया, इसके अंतर्गत जो मतलब इस पत्थर है कोई बड़ा सा, इसके छेदों में पानी घुस गई, ठीक है, और टेम्परेचर अचानक से गिर गया। अब क्या होगा बताइए, वो जमेगा। उसकी वजह से क्या होगा, एक थर्स्ट जनरेट होगा। जहाँ पे ये आइस जमा, इधर भी बल लगेगा, इधर भी बल लगेगा, इधर भी, इधर भी, है ना। अब इसके अंतर्गत कहीं छेदा था, है ना, अंदर, और वो जा जाके छेदों में पानी भर गया और वो जमा, तो क्या होगा बताइए। यहाँ पे एक थर्स्ट इधर काम करेगा, एक बल इधर काम करेगा, ऐसे धीरे धीरे एक लंबे समय के बाद ये ब्रेक हो जाता है ना। तो ये है एक्सोजेनिक फोर्सेस, ठीक है। अगर सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। देखिए सेशन पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। ऐसे इंटरेस्टिंग सेशन के लिए हमसे जुड़ जाइए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बाय बाय।